नमस्कार, ऑल्टरनेट मीडिया में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव प्रधान और हमारा आज का हॉटेस्ट टॉपिक है कश्मीर। सर, पहले तो बहुत-बहुत थैंक यू कि आपने वक़्त की नज़ाकत को समझते हुए इस टॉपिक को सुओ मोटो वे में उठाया कि नहीं गायत्री इस पे करना ज़रूरी है, बहुत मिसकंसेप्शंस चल रही हैं। सो थैंक यू सो मच। आप इतना केयर करते हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी आँखों पे इतनी प्रॉब्लम है, फिर भी आप आए। आपके सभी दर्शकों को राम राम। जी। जय श्री राम सर। जय श्री राम। तो सर हम अभी जो ऑल पार्टी मीट हुई है जिसमें मोदी जी और कश्मीर के सभी लीडर्स आए, बहुत चर्चा है सारे तकरीबन सभी चैनल्स पे, सभी सोशल मीडिया पे। मैं चाहूंगी कि आप स्टार्ट करें गुपकर गैंग से, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है उसकी एग्जैक्ट नेचर या उसके एग्जैक्ट फॉर्मेशंस के बारे में। गायत्री जी, जो आपके दर्शक मुझे पुराने फॉलो करते हैं बहुत समय से, या यूं कहूं कि 2014-2013 से मुझे पढ़ते आए हैं, उनको याद होगा कि 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद एक तबका भारत में खड़ा हुआ जिसको रिप्रेजेंट एक हमारे बहुत सम्मानीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लीड करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार राष्ट्रपति से एक लाइन लिखवाए 370 हटा दो, 370 हट जाएगी। भाजपा एक ऑर्डिनेंस ला दे मोदी सरकार राम मंदिर के लिए और राम मंदिर का इश्यू सॉल्व हो जाएगा। और इस पे बहुत सारे लोगों ने जैसा मैंने कई बार पहले भी इसकी जिक्र करा है, एक मेरा ट्वीट था 2015 में जिसमें मैंने बोला था मोदी की अगले 10 साल मोदी की परेशानी चुनौतियों से नहीं है बल्कि से है। समझ जाओ मैंने जो शब्द छोड़ा है वो आप फिल इन द ब्लैंक कर लो। और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उतावलापन, क्योंकि हमें ये लगता है कि भारत एक ऐसा आइसोलेटेड देश है जिसके अंदर हम कुछ भी करें उसका रिपरकशन इंटरनेशनल क्या होगा, और हमें इंटरनेशनल चिंता करने की क्या जरूरत है। अब इनको कोई समझाए कि भारत भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसा देश नहीं है। भारत के अंदर छोटी छोटी घटना भी किसी ना किसी रूप में इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी देती है। तो ये जो हमारे सम्मानीय, बहुत आदर करता हूं उनका मैं, बहुत ज्ञानी हैं, सर्वज्ञानी हैं, भारत की क्या कहना चाहिए, भारत का भाग्य अच्छा है कि उन्होंने भारत में जन्म लिया। तो जब वो हमेशा लिखते आते थे तो मैं हमेशा एक चीज लिखता था उनको, और मैंने लिखा था कि आप लोग कितना भी शोर मचा लीजिए, 370, राम मंदिर और यूसीसी, और इसी क्रम में 2019 के चुनाव के तुरंत बाद के सब्जेक्ट हैं, अभी कुछ नहीं होगा। आदरणीय सांसद महोदय ने यह भी बोला 2019 के चुनाव से पहले कि अगर मोदी 370 हटा दें राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन से, क्योंकि वो टेम्परेरी प्रावधान है, और अगर राम मंदिर पे ऑर्डिनेंस ला दें तो भाजपा जीत पाएगी 2019 का चुनाव। और उस पे फिर मैंने लिखा था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि 370, राम मंदिर और यूसीसी उसी क्रम में 2019 के चुनाव के बाद हैं, और इनसे कोई इलेक्शन नहीं जीता जाएगा, बिना इनके भी भाजपा 300 प्लस सीटें लेके आएगी।
2019 का चुनाव हुआ, जो मैंने जैसा मेरी छोटी सी समझ है, जो मैंने लिखा था, वो बात सही हो गई। इस पे बहुत सारे हमारे मित्र राइट विंग के एग्री नहीं करते थे और नेचुरल है, ट्विटर पे लोगों ने मुझे ट्रोल भी करा था। अब आप देखो, जब 2019 का चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद 5 अगस्त 2019 को 370 हटी। नवंबर में राम मंदिर का जजमेंट आया और यूसीसी पेंडिंग है और सरकार वचनबद्ध है यूसीसी के लिए। लोग पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की मांग कर रहे हैं, वो तो नहीं आना है, लेकिन उसका सॉल्यूशन यूसीसी है। आपके पिछले वीडियो में जो आपने मेरे साथ करा था शायद 1 हफ्ता पहले, अंडरस्टैंडिंग मोदी, मैंने बहुत एग्जाम्पल देके लोगों को समझाने की कोशिश करी थी कि मोदी को जानना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। और समझना इसलिए कहता हूं मैं कि हम एक नैरेटिव में बह जाते हैं, एक भीड़ की तरह हम बह जाते हैं, हम इन डेप्थ थिंकिंग नहीं करते। अब जैसे आज एक मेरे बहुत सम्मानीय बड़े भाई हैं, मैं उनका बहुत आदर करता था, करता हूं और करता रहूंगा। उन्होंने आज मेरे को बोला और मैं उनके चैनल पे जाता था, फिर मैं पीछे हट गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने बहिष्कार करा, उतनी मेरी हैसियत नहीं है उनको बहिष्कार करने की या किसी को भी बहिष्कार करने की। मैं चुपचाप पीछे हट गया और उसका कारण ये था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं एक बहुत मामूली इंसान हूं। मैं इंटेलेक्चुअल कभी नहीं हूं, मैंने कभी दावा नहीं करा कि मेरे को बहुत नॉलेज है, लेकिन मेरे सोचने का तरीका अलग है। मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूं, डेटा साइंस में काम करता हूं। हिस्ट्री का स्टूडेंट मैं अपने जीवन में कभी नहीं रहा। मैं उतनी हिस्ट्री पढ़ता हूं जितनी मेरी स्ट्रेटेजिक नॉलेज के लिए या आगे की प्लानिंग के लिए या विश्लेषण के लिए जरूरी होती है, ना कि इतिहास के बागान में घूमने की मेरी आदत है। तो हमारे आदरणीय बड़े भाई ने बोला कि तुम चैनल पे आओ, एक बार तुम्हारी हम नॉलेज टेस्ट करेंगे। तो मैंने तो बड़े हाथ जोड़ के निवेदन करा कि मेरी इतनी हैसियत और औकात तो है नहीं कि आपसे डिबेट कर सकूं, क्योंकि इतिहास का स्टूडेंट हूं नहीं। और ये मैं हमेशा से मानता हूं और सम्मान करता हूं कि आपकी पकड़ इतिहास में अद्वितीय है, खास तौर से इस्लामिक इतिहास में, मुगल इतिहास में आपकी पकड़ का कोई दूसरा व्यक्ति मुझे आज तक दिखाई नहीं दिया और उसका मैं बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन राष्ट्र को चलाने के लिए इतिहास के जंगल में घूमना काफी नहीं होता है। फतवा आलमगीर को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए, जिसके लिए भाई ने डोनेश 50-60 लाख की डोनेशन भी करी है। लेकिन मेरा मूल सवाल ये है कि क्या फतवा आलमगीर को ट्रांसलेट करने से मुस्लिम समाज अपनी गलती मानेगा या अपने को सुधारने की कोशिश करेगा? कभी नहीं करेगा। क्योंकि जब उस समाज में बच्चा पैदा होता है तो बच्चा सुबह स्कूल जाता है, शाम को मदरसा में इस्लामिक पढ़ाई करता है, पतंग की डोर उनके हाथ में हमेशा रहती है। जबकि हिंदू समाज में बचपन से पूजा पद्धति हो, यज्ञ हो या और भी जो आस्था के तरीके हैं, चाहे वो महिलाओं का बिंदी लगाना हो, बिछिए पहनना हो, उन सबको हम देहाती या दकियानूसी बोलते हैं। तो क्या फतवा आलमगीर
का ट्रांसलेशन हिंदुओं को एकजुट कर देगा। गायत्री जी, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका रिलेशन जो जो भी कल मीटिंग हुई उससे बहुत ज्यादा है, कश्मीर से भी है, क्योंकि कश्मीर को लोग हिंदू मुसलमान समझते हैं। तो इसलिए ये बताना जरूरी है। तो थोड़ी सी 10 मिनट की मैं व्याख्या करना चाहता हूं, ताकि एक ही एपिसोड में, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा शायद, लेकिन एक ही एपिसोड में मेरी सारी बात हो जाए, मुझे बार बार ना करनी पड़े। तो अब भाई जो काम कर रहे हैं, बड़ा सम्माननीय काम कर रहे हैं, बहुत आदर है मेरा उनके लिए। लेकिन मैं उनसे एक सवाल करना चाहता था या बोलना चाहता था, अपना व्यू। वो ये है कि अगर भाई ये बोलते कि ये जो मैंने 50-60 लाख रुपए डोनेशन लिया फतवा आलमगीर को ट्रांसलेट करने का, मैं फतवा आलमगीर की जगह रामायण और महाभारत को सरल शब्दों में हिंदी में, इंग्लिश में और भाषाओं में ट्रांसलेट करता हूं और उसके 3 स्टेज बनाता हूं, यानी एक रामायण महाभारत में रोचक बनाता हूं जो बच्चों की बेड टाइम स्टोरी बने, छोटे बच्चों की, जैसे छोटा गणेश फेमस हुआ उस तरह से। दूसरी मैं युवाओं को बताता हूं, जहां पर रामायण और महाभारत जो कि चरित्र और कर्म के ग्रंथ हैं, ताकि युवा अपना कैरियर बना सकें, अपना अच्छा जीवन आगे लेके जा सकें। और फिर मैं एक दार्शनिक रूप उसका पेश करूं, रामायण और महाभारत का, जिसमें हमारे वरिष्ठ लोग या जो इंस्पायर करते हैं, जो मेंटर करते हैं, उनके ज्ञान के लिए करूं। तो शायद मैं उनके चरण, अपना सिर उनके चरणों में रख देता, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला था, और मैं एक मामूली सा सिपाही हूं, मैं कोई इंटेलेक्चुअल तो हूं नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला था कि दुश्मन की सेना गिनने से युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध जीतने के लिए अपनी सेना में शूरवीरों की गिनती बढ़ानी पड़ती है, इकट्ठा करना पड़ता है, संगठित करना पड़ता है और जयचंदों को ढूंढना पड़ता है। तो अगर हम दुश्मन की सेना, दुश्मन की वो सारे ग्रंथ पढ़ के क्या करना चाहते हैं? आप दुश्मन की सेना गिन रहे हो ना, आप अपने आप को तो सशक्त नहीं बना रहे हो। अब दूसरी बात बोलता हूं, जो मेरा अनुभव है, दुनिया में केवल 2 चीजें बिकती हैं, चाहे कोई भी आयाम हो, पर्सनल हो, कमर्शियल हो, बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, कुछ भी हो। एक है उम्मीद और दूसरा है डर, होप एंड फियर। अगर एलआईसी वाले बोलें कि आप हमारा जीवन बीमा लो, आप चिंता मुक्त होकर अपना कैरियर बनाओ, खुश रहो, जब आप कैरियर बनाओगे, खुश रहोगे, तो आपकी उम्र लंबी होगी, आप लंबा जियोगे, परिवार का ध्यान रखोगे, तो क्या एलआईसी की कोई पॉलिसी कभी बिकी होती? एलआईसी की पॉलिसी इसलिए बिकती है क्योंकि वो ये बोलती है कि अगर तुम मर गए तो तुम्हारे पीछे तुम्हारे परिवार को दाल रोटी खाने के पैसे मिल जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई नहीं छूटेगी और तुम्हें उसका बैकअप मिलेगा। तो यानी आप डर बेचते हैं। तो जब हम सनातन को संगठित करने की बात करते हैं, जब हम सारे सनातनियों को संगठित करने की बात करते हैं, तो हमारे पास 2 अप्रोच होती है। पहली अप्रोच डर की है, जहां आप ये बताते हैं कि मंचों से खड़े होकर जोर-जोर से उत्तेजना में कि कुरान में क्या लिखा है, हदीस में क्या लिखा है, फतवा आलमगीर में क्या लिखा है। तो हिंदू शायद संगठित हो जाएं, जो कि नहीं होंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, क्योंकि दुनिया सोशल मीडिया से नहीं चलती है, जमीनी स्तर पे चलती है। मान लीजिए संगठित हो भी जाते हैं, लेकिन जो भय से संगठित होता है,
वो डरा हुआ इंसान संगठित होता है और डरा हुआ इंसान कभी भी युद्ध नहीं लड़ सकता। युद्ध लड़ने के लिए उत्साह चाहिए, उम्मीद चाहिए, विश्वास चाहिए, जो आपको हमारे रामायण, महाभारत इत्यादि से या गीता से आपको मिलेगा। तो ये मेरी सोच है, इस पे मैं चलता हूँ। मैंने कभी, गायत्री जी, आपका चैनल हो या कहीं भी हो, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हूँ, यू नो। और आपको तो पता ही है, आपसे मेरी कई बार बात हुई है, मैंने बोला है हिंदू मुस्लिम पे मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट लाइन नहीं है, मेरा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग मेरी सब्जेक्ट लाइन। अब आते हैं कश्मीर पे। आज से 10-12 दिन पहले जब ये खबर आई थी कि 24 तारीख को मोदी जी कश्मीर की कुछ कश्मीरी नेताओं से, कश्मीर की पार्टियों से मिलेंगे, तो उसके बाद एक प्रयोग शुरू हो गया सोशल मीडिया पे भी और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी चैनलों पे भी। और वो ये प्रयोग था कि कौन अपने कपड़े कितने ज्यादा फाड़ता है। अगर मैं आपको 2014 में ये बता सकता हूं कि 2019 के बाद पहले 370 हटेगी, फिर राम मंदिर बनेगा, उसके बाद यूसीसी आएगी, आपको जब मैं 4-5 साल पहले ये दे सकता हूं, ब्लूप्रिंट दे सकता हूं, तो शायद ये, अगर मैं ये बोलूं कि मुझे अंदाजा था या इंफॉर्मेशन थी या जानकारी थी या समझ थी कि 24 तारीख को मीटिंग में क्या होगा, तो गलत नहीं था। लेकिन कई बार क्या होता है, हर बात को समय से पहले बोलना और बताना उचित नहीं होता है। इसलिए मैं शांत था और नोटिस कर रहा था। वैसे भी चश्मा लगाया हुआ हूं क्योंकि आंखें खराब हैं और ऑपरेशन हुआ है, कल सुबह एक दूसरी सर्जरी है। और मैंने हमेशा ये बताया, मैं ये जब न्यूज़ आई तो मैं चुपचाप पीछे बैठ गया। मेरी वाइफ मेरे को पढ़ के बताती रहती थी और मैं कभी-कभी देख लेता था, कोई मतलब सुन लेता था कोई क्लिप यूट्यूब वगैरह पे। तो मैं ये देखना चाह रहा था कि कौन कितना ज़्यादा अपने कपड़े फाड़ता है। क्योंकि किसी को भी अंदाज नहीं था और उम्मीद नहीं थी और पता नहीं था कि 24 तारीख को मीटिंग में क्या होना है। सब आए सड़क पे। भारतीय मीडिया, जो भारतीय विश्व का प्रसिद्ध मछली बाजार है, जहां हर चैनल एक्सक्लूसिव खबर लाता है, हर चैनल के पास इनसाइड स्टोरी होती है, हर चैनल के पास इनसाइड सूत्र होते हैं, जबकि पीएमओ के गेट के अंदर घुस नहीं सकते। तो मैं ये देखना चाह रहा था कौन क्या कितना ज्यादा अपने आप को एक्सपोज करता है। उसमें मुझे विश्वास था कि एक जमात निकलेगी जो सड़क पे कपड़े नहीं फाड़ेगी, वो छत पे खड़े होके फाड़ेगी, क्योंकि वो ये बोलेगी कि हमें नहीं बुलाया, हम ही तो सब कुछ हैं। अब दिक्कत ये थी कि 70 साल से जो राजनीतिक तरीके, तौर तरीके काम करने के हैं भारत में, और खास तौर से जब बात कश्मीर की या पाकिस्तान की होती है, जैसे कि अमन की आशा, इंटेलेक्चुअल्स, इंटरलिक्यूटर्स, ठीक है, बीच के दलाल, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, मीरवाइज उमर फारूक, यासीम मलिक, तो सबको ये लगा कि मोदी जी हमें इग्नोर कर रहे हैं और सबको बुला रहे हैं। लेकिन जो डीप स्ट्रेटजी है वो किसी की समझ में आई ही नहीं। और कल के मीटिंग के बाद अभी तक बहुत सारा पानी बह गया है ब्रिज के नीचे से।
बहुत सारे महाज्ञानी लोग, बड़े आदरणीय महाज्ञानी, इंटेलेक्चुअल, क्या बोलना चाहिए, मतलब हम तो कुछ नहीं है उनके आगे। उन्होंने सबने ये बताया कि मोदी झुक गया, बिक गया, डर गया, यू टर्न ले लिया। किसी ने बोला कि अमित शाह की चल गई, मोदी की नहीं चली। अजीत डोभाल को किसी ने करप्ट बोल दिया। अजीत डोभाल शायद मीटिंग में नहीं थे, उनको करप्ट बोल दिया, पता नहीं क्या क्या। सबकी जितनी मानसिकता है। इसी कारण मैंने, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ बहुत सम्माननीय लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन्होंने भी बिना सोचे समझे मोदी जी पे सवाल खड़े करे, कल की मीटिंग पे सवाल खड़े करे, यू टर्न ले लिया बोला, या झुक गए, डर गए, जब सब कुछ करना था तो 370 हटाई क्यों, ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें बोली गई। तो मुझे लगा कि इस पे क्लैरिटी की जरूरत है, और इसको हम अगले, जैसे कि हमारे आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग थी कि हम 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद आएंगे, 15-20 जुलाई के बाद। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि इस पे बात करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मेरी सेहत की उतनी मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि राष्ट्र के आगे तो मेरी कोई गिनती है ही नहीं, और समय रहते क्लैरिफिकेशन हो जाए बात का तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने आपको, अगर आपके दर्शक याद करें, मैंने हमेशा उनको एक चीज़ समझाई कि अगर आपको मोदी को समझना है, जो मैंने आपके पिछले वीडियो में भी बोला था, तो भारतीय मीडिया और भारतीय इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी लोगों के यूट्यूब चैनल मत देखो। इनको कुछ नहीं पता। सब कहीं ना कहीं तंदूर लगा के बैठे हैं। तंदूर जितना गर्म होगा, रोटी उतनी क्रिस्पी सिकेगी उसके अंदर। अगर आपको ये चीज समझनी है, आप मुझे भी मत सुनो, मुझे तो कोई ज्ञान ही नहीं है। आप पाकिस्तानी मीडिया सुनो, तब आपको पता चलेगा कि मोदी कर क्या रहे हैं। कल की मीटिंग के बाद जो हाहाकार मची है पाकिस्तान में, वो आप विश्वास नहीं कर सकते। अब जैसे कि कुछ तथाकथित ठेकेदार हैं एक कम्युनिटी के, उनको लगता है कि मोदी ने उनको नहीं बुलाया। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, उनकी संवैधानिक वैधता क्या है? क्या उनको सरकार ने उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑफिशियली अपॉइंट करा? कभी भी इतिहास में अपॉइंट करा? या क्या उनको उस कम्युनिटी ने चुन के अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करा? आपने अपने घर में बैठ के उन लोगों के लिए के नाम से एक एनजीओ बनाई, जिसके अंदर आप जो भी काम कर रहे हैं, स्वागत है आपका। लेकिन आप संवैधानिक नहीं हैं। अगर आपको बुलाया जाता तो फिर मीरवाइज उमर फारूक कहता कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यासिम मलिक कहता हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गिलानी बोलता कि हम तो हुर्रियत के बाप हैं, हुर्रियत ही रिप्रेजेंट करती है, तो हुर्रियत को भी बुलाओ। फिर सब में पाकिस्तान बोलता भाई ये तो बायलैटरल इशू है, हमें क्यों नहीं बुलाया, हमें भी बुलाओ। तो जो कल की मीटिंग का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं होता। और उस मीटिंग में जितेंद्र प्रसाद थे, मनोज सिन्हा थे, अमित शाह थे, नरेंद्र मोदी थे। क्या ये लोग हिंदू नहीं हैं? या ढिंढोरा पीटना पड़ेगा
कि हम हिंदू ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो जो ये तथाकथित कस्टोडियंस, ठेकेदार वर्ड अच्छा नहीं लगता है, कस्टोडियंस बोल देते हैं, जो ये बोलते हैं, और मैं बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, इसलिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि बकवास सुन सुन के मेरे कान पक चुके हैं। जब इन लोगों को अपने पजामे का नड़ा बांधना नहीं आता था, तब नरेंद्र मोदी ने आदरणीय मुरली मनोहर जोशी के साथ इंसर्जेंसी की पीक, टेररिज्म की पीक जब थी कश्मीर में, तब लाल चौक पे जाके भारत का तिरंगा फहराया था। और जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे, एक आरएसएस के संघ के प्रचारक थे, तो उन्होंने अपना संघर्ष शुरू करा था 370 को हटाने के लिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अनुयायी रहे हैं, विद्यार्थी रहे हैं। क्या उनको कश्मीरी हिंदुओं का दर्द महसूस नहीं होगा? दूसरी इस बात, और मैं क्रमबद्ध तरीके से जा रहा हूं ताकि अंत सबकी समझ में आए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने एक कॉर्पोरेट लाइफ में अपनी जिंदगी में सीखी है कि काम करने के दो तरीके होते हैं, एक इमोशनल और दूसरा होता है विथ इमोशंस। दुनिया में कोई भी एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर उसकी सोच इमोशनल हो। या एंटरप्रेन्योर जब मैं बोलता हूं तो उसका मतलब मेरा केवल बिजनेस साइड नहीं है, बल्कि वो युवा लोग भी हैं जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं या काम करते हैं या पॉलिटिक्स में हैं। इमोशनल होके आप जंग नहीं जीत सकते। जंग जीतने के लिए इमोशनल नहीं होना चाहिए, बल्कि इमोशंस रखने चाहिए। दोनों में बहुत फर्क है, सोच के देखिएगा जो आपके दर्शक सुन रहे हैं। तो जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो 19 जनवरी 1990 को जो हुआ वो मानव इतिहास की किसी भी डेफिनेशन से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। वो एक जघन अपराध था, एक जेनोसाइड था, और उस जेनोसाइड के हिस्सेदार फारूक अब्दुल्ला, उनकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी थी, और मुफ्ती के पिताजी भी थे जिन्होंने बाद में पीटीपी बनाई। तो इस जुल्म से, इस क्राइम से उनको बरी करने का कोई विचार नहीं है और ना करना चाहिए, ना मैं उसका समर्थन करता हूं। क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं के साथ 19 जनवरी 1990 को जो हुआ, देखना तो बहुत दूर की बात, उसको सुनने से भी रूह कांप जाती है। मैं इसलिए इस बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूं क्योंकि 1990 में मैं जब कॉलेज में था, दिल्ली में था, तो बहुत सारे कश्मीरी दिल्ली आए थे और हमने उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था करी थी। उसमें परिवार भी थे, महिलाएं भी थी, बच्चियां भी थी। तो हमने छोटा मोटा जो एक विद्यार्थी होने के नाते योगदान दिया जा सकता था, वो हम पीछे नहीं हटे, हमने करा। तो हमने ये कहानी सुनी है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये तो हो गई इमोशनल। विथ इमोशंस की बात क्या है कि यही नेशनल कॉन्फ्रेंस और यही कांग्रेस, आप दोनों में देख लीजिए, भर भर के कश्मीरी हिंदू बसे हुए हैं।
जो कश्मीरी हिंदू आज मोदी पे उंगली उठा रहे हैं, उनको नहीं बुलाया गया, उनसे बात नहीं करी गई, उनको नहीं बसाया गया, बला बला दुनिया भर की चीजें, वो भूल जाते हैं कि आप उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने वो जेनोसाइड आंख बंद करके देखते रहे और कुछ नहीं करा, भारतीय फौज को भी मूव नहीं करा। इसके उदाहरण और हैं, एक उदाहरण नहीं है भारत में। 1984 में सिखों की दिल्ली में गर्दन में जलते हुए टायर डाल के जिंदा जलाया गया उनके परिवार के सामने। महिलाओं के साथ दुष्कर्म करा गया, बच्चियों के साथ दुष्कर्म करा गया, काटा पीटा गया हर तरह से। वो भी एक जघन्य अपराध है जो किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टि से मानवता के विरुद्ध है और उसकी वो मतलब रूह कांपने वाली बात है। लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी को आप पंजाब में जिताते हैं। श्रीधरन केरल से हैं। केरल एक लिटरेट स्टेट माना जाता है, लेकिन इतना अचीवमेंट होने के बाद भी, इतनी लिटरेसी होने के बाद भी श्रीधरन चुनाव हार जाते हैं और एक 8वीं फेल चुनाव जीत जाता है। लालू की बात छोड़ दीजिए, वो भी एक एग्जाम्पल है। जिस कांग्रेस पार्टी ने भगवान श्री राम का अस्तित्व मानने से मना कर दिया और जिस समाजवादी पार्टी ने निहत्थे कार सेवकों पे गोली चला के उनकी लाशों को सरयू नदी में बहा दिया, उसमें भी आप गिन लीजिए कितने हिंदू बैठे हैं। फ्रंट लाइन में सारे हिंदू लगे हुए हैं। तो जब ये चीजें होती हैं, उसके बाद आप उम्मीद रखते हैं कि मोदी अमित शाह डोभाल तांडव करेंगे। राम मंदिर का जब जजमेंट आया, उस जजमेंट आने के बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में सरकारें हार गई भाजपा की, और जो पार्टी राम का अस्तित्व नहीं मानती थी वो सरकार में आ गई। भोपाल में गैस कांड हुआ, रातों रात 25-30 हजार लोग सो गए और उसके बाद जो बचे उनकी जनरेशन अपंग पैदा हुई। आज भी प्रॉब्लम है। वही कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने एंडरसन जैसे क्रिमिनल को अपनी गाड़ी में भगाया, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें आई। तो जब ये होता है, जब ऐसी सिचुएशन होती है, तो आप मेरे को ये बताइए, क्या मोदी शाह तलवारबाजी करेंगे? अटल जी की सरकार, जो आज स्वयं को हिंदू सम्राट मानते हैं, हिंदुओं का कस्टोडियन मानते हैं, उन्होंने ही एक वोट से अटल जी की सरकार गिरा दी थी, पीठ में छुरा घोंप के। तो क्या कौन किस पे विश्वास करें हम? तो जब ऐसा होता है तो मोदी की जो लाइन है, और अब मैं थोड़ी सी मोदी की स्ट्रेटेजी जो मेरी समझ में आई है पिछले 15-20 साल उनको समझने, उनके कार्य क्षेत्र देखने के बाद, काम करने के बाद, वो मैं बताना चाहता हूं। दो तरह की प्रॉब्लम होती है, ये सरल शब्दों में बता रहा हूं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे विद्वान तो सुनते नहीं है ना, मैं विद्वान हूं, तो मतलब अपने आम मित्रों को समझाने के लिए, प्रॉब्लम दो तरह की होती है भारत में खास तौर से।
एक होती है संवैधानिक प्रॉब्लम और दूसरी होती है आस्था का प्रॉब्लम। संवैधानिक प्रॉब्लम हो या आस्था की प्रॉब्लम हो, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जियोपॉलिटिक्स में होता है। भले ही अगर वो नेपाल से रिलेटेड हो तो जियोपॉलिटिक्स हो गई, अगर वो चीन से रिलेटेड हो तो जियोपॉलिटिक्स हो गई, और पाकिस्तान से तो आज रोज का ही है, तो वो एक जियोपॉलिटिकल इशू हुआ। जब पाकिस्तान से बात हुई तो अमेरिका हुआ, जब अमेरिका से बात हुई तो कुछ और देश मिल गए, फिर चाइना भी पटक घुस गया उसमें, तो जियोपॉलिटिकल हो जाती है। तो अगर आप 2014 से समझें तो मोदी को पता था, या यूं कहें जियोपॉलिटिक्स का एक नियम ये होता है, जो मेरी समझ में आया कई वर्षों काम करने के बाद दुनिया भर में और रहने के बाद, कि जियोपॉलिटिक्स में किसी देश को आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है। उनको इससे भी कोई मतलब नहीं है कि आपका धर्म या मजहब क्या है। उनको केवल, उन सबको केवल एक चीज से मतलब है कि आप उनके धंधे में, उनके ट्रेड में कितना एडिशन करते हैं, मुनाफा देते हैं। शुद्ध मारवाड़ी सोच। अब आप देखिए 2014 के बाद क्या हुआ। 2014 के बाद तीन काम हुए। पहले, जो हमारी सेनाएं थी, और ये मीडिया में रिपोर्ट है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, हम 5 दिन भी युद्ध नहीं लड़ सकते थे एक पाकिस्तान जैसे नेशन के साथ। चाइना तो भूल जाइए। दूसरा, हमारे खेतों में अनाज नहीं था। खान लड़ाई के लिए हथियार चाहिए, लड़ने वालों के लिए पेट भर भोजन चाहिए। पीछे देश में काम नहीं होगा लड़ाई के वक्त तो लोगों को तो आप नहीं बोलेंगे कि आप व्रत पे चले जाओ, 10 दिन का व्रत रख लो, खाना तो वो भी खाएंगे। तो अनाज के भंडार भी चाहिए। और तीसरी सबसे मुख्य बात थी आपकी इकोनॉमिक पावर। तो आपने कुशलता से फोकस करा इकोनॉमिक पावर पे, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। आपने अच्छे हथियार खरीदे, अपनी सेना को सशक्त करा। कम से कम आज 30 दिन की लड़ाई के अब कमी नहीं है, मतलब ऐसे बोलना चाहिए किसी भी लड़ाई के लिए अब हमारे पास कोई कमी नहीं है, और अनाज के भंडार भरे पड़े हैं। जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो आप मोदी की कुशलता देखिए कि उन्होंने बड़ी चतुराई से, और आज मैं एक पाकिस्तानी चैनल देख रहा था, सुन रहा था, मतलब देख तो नहीं सकता, सुन रहा था। उन्होंने बताया कि ये मोदी बड़ा अजीब आदमी है, ये बिना लड़े लड़ाई जीत जाता है, और इसने कल कश्मीर में मीटिंग करके बिना लड़े लड़ाई जीत ली, और ये बहुत खतरनाक आदमी है। हम भारत में ये बोल रहे हैं इन्होंने यू टर्न ले लिया, झुक गए, डूब गए, टूट गए, मर गए, जो भी शब्दावली का इस्तेमाल हुआ। तो सबसे पहले मोदी जी ने 2014 में आने के बाद ओआईसी को अपने पक्ष में करा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपने पक्ष में करा, मुसलमानों को जो भी सम्मान देना है या मदद करनी है वो करी, और उसके पीछे ये नहीं सोच नहीं थी कि ये हमें वोट देंगे या नहीं देंगे। वो तो हमें भी पता है मुसलमान आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा ज्यादातर, लेकिन एक मैसेज दुनिया में तो गया
कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, जिसको पाकिस्तान ने कूद कूद के दुनिया भर में बेचा, और इसी की वजह से 56 इस्लामिक राष्ट्र भारत के साथ खड़े हो गए। तब वो ग्राउंड वर्क करने के बाद समय की मांग थी कि अब सब समय आ गया है, और 2019 के चुनाव के बाद जब वो इंडोर्समेंट हो गई इंटरनेशनल कम्युनिटी से, जनता से, भारत के वोटर से इंडोर्समेंट हो गई, तब उन्होंने कहा अब राम मंदिर पे जजमेंट आना चाहिए, 370 हटानी चाहिए। तो जो मैं बात बोल रहा था मोदी की स्ट्रेटेजी, तो दो प्रॉब्लम होती है भारत में, आस्था और संवैधानिक इशू। अगर आप 2002 से मोदी जी को समझने की कोशिश करें तो वो संवैधानिक इशू का निवारण या सॉल्यूशन संसद से निकालते हैं और संविधान के दायरे में रह के निकालते हैं। इसीलिए आज तक कोई भी कार्य मोदी ने करा हो, कभी भी, और हर का जो भी उन्होंने करा वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है। राम मंदिर भी हुआ, 370 भी हुई, सब कुछ हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कभी पलटा नहीं और अपनी मोहर लगा दी। तो आपने एक संवैधानिक गलतियां या सुधार या सॉल्यूशन, आपने संवैधानिक प्रक्रिया में संविधान के दायरे में रहते हुए उसका सॉल्यूशन दिया, जिस पे अब दुनिया उंगली नहीं उठा सकती। दूसरी प्रॉब्लम आती है आस्था की। जब आस्था की प्रॉब्लम आती है, जैसे कि भगवान श्री राम का मंदिर, तो आस्था में यह हो सकता है कि मेरी सोच कुछ हो, आपकी सोच कुछ हो, और वो विचार अलग होते हैं। लेकिन आज भी आप सुप्रीम कोर्ट को कितनी भी सोशल मीडिया पे गाली दे दीजिए, जजेस को गाली दे दीजिए, करप्ट बोल दीजिए, लेकिन सच ये है कि भारतीय समाज में आज भी सुप्रीम कोर्ट को माई बाप बोला जाता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है, न्याय की वहां से उम्मीद आज भी लोग लगाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जब कोई न्याय देता है तो उस पे कोई भी व्यक्ति प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता है, और न्याय व्यवस्था का स्वतंत्र होना, एग्जीक्यूटिव से अलग होना, उस और भारतीय जनता पार्टी से की ना सुनना, उसको एक वेट देती है, एक उसको एक क्रेडिबिलिटी देती है, जिस पे विश्व पटल पे भी कोई उसको क्वेश्चन नहीं करता है। तो जब राम मंदिर की बात आई और ऑर्डिनेंस की लोगों ने बात करी थी, मैंने बोला था ऑर्डिनेंस नहीं होगा, कोर्ट के माध्यम से होगा, क्योंकि वो आस्था का प्रश्न था। तो जब कोर्ट ने उस पर जजमेंट दिया, तब आपने देखा सबने माना। वरना आप खुद सोच लीजिए, अगर ऑर्डिनेंस आता या 370 एक लाइन से हटती तो भारत में कितनी लाशें गिरती, आप इसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। तो आप बिना जंग में बिना लड़े आप अपनी कुशलता से बहुत बड़ी जंग जीत गए। अफसोस, लोग सुबह उठ के मोदी जी को रोज एडवाइस जी। अब जब ये सारे कार्य हो रहे थे, अब हुआ क्या? हुआ ये कि 370 आने के बाद, और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जाने के कुछ बाद कुछ लोग हैं जो मेरे मेरे टच में है, मेरे मित्र हैं, उन्होंने बोला था यार ये 370 कभी ना हटनी, ठीक है ना, मोदी आ जाए कोई भी आ जाए, 370 नहीं हटनी है। और उनमें से एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हमारी रोटियां तो सिकती रहेंगी।
370 सडनली हटने के बाद बहुत से लोग जिनकी रोटियां 370 और 35 से और कश्मीर के नाम पे के तंदूर में पकती थी, वो पकना बंद हो गई। मोदी ने उस तंदूर पे पानी डाल दिया। तो और पानी डालने के बाद रेवड़ियां बांटी नहीं। तो झटपटाट तो नॉर्मल है ना, क्योंकि अब पैसे किस मामले में इकट्ठे करोगे डोनेशन। अब आते हैं एक 370 हटने की बात पे। गायत्री जी, 2017 में मैं सबसे पहले कश्मीर गया था अपने जीवन में। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी और मुझे एक निमंत्रण मिला था 2 दिन वहां आने का। शर्त ये थी कि रहने पीने खाना और ट्रैवल, एयर ट्रैवल का खर्चा मुझे अपनी जेब से देना है। भारत सरकार या कोई भी और ग्रुप या हाउस या स्पॉन्सर नहीं करेगा। मैं अपने खर्चे पे गया, 2 दिन निकाले, बहुत लोगों से मिले, बहुत सी बातें हुई, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, पॉलिटिशियंस भी थे। उसके 1 महीने बाद मैं फिर गया, 1 महीने नहीं, शायद 4 महीने बाद मैं फिर गया श्रीनगर के रॉयल गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेलने, क्योंकि वो मेरे को भा गया था। मुझे एक बार तो वहां गोल्फ खेलना ही था। लेकिन उसके बाद 5 अगस्त 2019 के बाद आज तक मैं कम से कम 15 बार कश्मीर गया हूं और हर बार लगभग 7 दिन का एक ट्रिप होता है। शोपियां से लेके कुपवाड़ा, बारामूला और बहुत सारी जगह घूमा हूं, लोगों से मिला हूं। यानी 370 हटने के बाद अब तक मैंने अपने स्वयं के खर्चे पे और अपनी स्वयं की इच्छा से लगभग 100 दिन कश्मीर में गुजारे हैं। मेरा एक सवाल है कि जो लोग ये बोलते हैं कि मोदी जी ने मीटिंग में हमें नहीं बुलाया, हम इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, 5 अगस्त 2019 के बाद वो कितनी बार कश्मीर गए? और जो ये बोलते थे कि एक लाइन लिख के 370 हट जाएगी और अपने आप को कश्यप ऋषि का वंशज बोलते हैं, वो अपने जीवन में कितनी बार कश्मीर गए? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली में, जयपुर में, भोपाल में, जम्मू में, चेन्नई में बैठ के कश्मीर पे ज्ञान पेलना, इस्लामिक इतिहास को बताना बहुत आसान है। लेकिन लोगों के बीच में जाके उनको सुनना, उनको समझना दूसरी बात है। हम सब, जिसमें मैं खुद को भी शामिल करता हूं, 2019 से पहले का, या यूं कहें 2018 से पहले के गौरव प्रधान में, को यह पूर्ण विश्वास था कि कश्मीर की प्रॉब्लम हिंदू और मुसलमान की प्रॉब्लम है। लेकिन जब मैंने जाना शुरू करा, समझना शुरू करा, लोगों से बात करनी शुरू करी, और बड़े ऑर्डिनरी लोग, किसान, अखरोट का किसान है, सेब का किसान है, बादाम का किसान है, सैफरन का किसान है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमने करा क्या आज तक, गौरव प्रधान करता क्या है? एक सवाल उठा था। आपको विश्वास नहीं होगा कि 2019 से लेके 2021 जनवरी तक हमने, जो हमारा ग्रुप है, हमने वहां पर लगभग 25 एफपीओ शुरू करवाए हैं।
एफपीओ होते हैं, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें फार्मर मेंबर होते हैं और सब अपनी फसल लाते हैं, फिर यूनियन उसको बेचती है, तो कॉस्ट अच्छी मिलती है फार्मर को, फार्मर एक्सप्लॉइट नहीं होता है। और ये सरकारी प्रावधान है, ये भारत सरकार के कंपनी एक्ट में एफपीओ का प्रावधान है, जो भारत के और राज्यों में भी अब इस्तेमाल होने लगा है। मोदी जी ने भी इसकी बात की थी। अब ये चीजें बताने वाली नहीं होती हैं कि ग्राउंड पे मैं क्या करता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं नहीं बताता हूं, मेरी आदत नहीं है। इन तथाकथित रिप्रेजेंटेटिव्स ने क्या करा? तो जब मैं कश्मीर जाने लगा, मुझे यह आभास हुआ कि कश्मीर की प्रॉब्लम हिंदू मुसलमान की नहीं है, मुझे और समझने की जरूरत है। मैंने और डीप डाइव मारी और अंदर के जगह गया और जानने की कोशिश करी, तो मेरे को अब बहुत क्लियर हो गया कि कश्मीर की प्रॉब्लम हिंदू मुसलमान की प्रॉब्लम केवल नहीं है। कश्मीर की प्रॉब्लम श्रीनगर वर्सेस कश्मीर है। अब उस एंगल से देखना शुरू करा तो पिक्चर क्लियर होनी शुरू करी। आप अगर कभी मौका लगा, लोग मेरे साथ आए, तो मैं आपको मिलवाऊंगा। आपको पता है 35 से तो आप सबको पता है वोटिंग राइट, आपको पता है कि वाल्मीकि समाज हो, दलित हो, हिंदू हो, उनको वोटिंग का राइट नहीं था। और जो और ओबीसी वगैरह हैं, बैकवर्ड क्लास, उनको वोटिंग का राइट नहीं था। वो असेंबली इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते थे, ऐसा सब जानते हैं। लेकिन ज्यादातर 99% लोग ये नहीं जानते कि जो कश्मीरी मुसलमान है, जो पहाड़ पे रहता है, जो बारामूला में रहता है, उसको भी वोटिंग का अधिकार नहीं था। तो अगर ये शुद्ध रूप से हिंदू मुस्लिम वाली बात होती, तो फिर मुस्लिम को तो अधिकार होना चाहिए था, सारे मुसलमानों को। मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कश्मीर की प्रॉब्लम जटिल है, हिंदू मुस्लिम भी है, लेकिन उससे ज्यादा ये कुछ परिवारों की मालिकाना हक जिन्होंने अपना समझ लिया था कश्मीर में, और उसके लिए वो पाकिस्तान से या दिल्ली में जो पाकिस्तान की एक फ्रेंचाइजी है अकबर रोड पे, एक परिवार की, वहां से संबंध रखते थे। तो कश्मीर को समझने के लिए मेरा बहुत विनम्र निवेदन है लोगों से कि अगर आप वाकई में कश्मीर को समझना चाहते हैं, कश्मीर पे लिखना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, आप स्वयं कश्मीर जाइए। कश्मीर सेफ है, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। मूलतः पूरा कश्मीर सेफ है। इक्के दुक्के में कुछ इश्यू होते हैं, वो आगे भी होते रहेंगे, वो अभी खत्म होने वाले नहीं हैं, वो चलते रहेंगे। तो जब 10 दिन पहले मीटिंग का डिसीजन हुआ, तो मोदी जी ने संवैधानिक रास्ता अपनाया, बिना इस कंट्रोवर्सी में पड़े कि किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। क्योंकि अगर आप हुर्रियत को बुलाते, तो आप जो उन्हें लेजिटिमाइज कर देते, और उनको लेजिटिमाइज करने का मतलब था पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन लेजिटिमाइज करना। अगर आप पंडितों के ऑर्गेनाइजेशन को बुला लेते, तो फिर हुर्रियत बोलती, मीरवाइज बोलते, यासिन मलिक बोलते, और जो लोग थे कि हमें भी बुलाओ, क्योंकि उनकी कम्युनिटी भी तो वहां है। वो भी बोलते कि हमारी कम्युनिटी यहां रहती है, रिप्रेजेंट करती है, जो पॉलिटिकल डिसीजन होगा कश्मीर के आगे के लिए, उसमें हम भी हकदार हैं, तो उनको भी बुलाना पड़ता। तो अल्टीमेटली आप हुर्रियत को और उन जैसे दलाल गद्दार पाकिस्तानी एजेंटों को लेजिटिमाइज कर देते,
और अपनी पोजीशन को कंप्रोमाइज कर देते। इसलिए संवैधानिक रास्ता लिया गया और उन लोगों को बुलाया जो भारतीय इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी हैं और एक्टिव पार्टी हैं। तो जो 13, 14, 15 जो भी लोग बुलाए, जो भी पार्टियां बुलाई, 7-8 पार्टियां बुलाई, आप सबको उठा के देख लीजिए, आप वो सब इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब इससे पहले आपको रामायण के 2 अध्याय बताना चाहता हूं, बहुत बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि मेरी इंस्पिरेशन रामायण और महाभारत से आती है, फतवा आलमगीर, कुरान और हदीस से नहीं आती। मैंने कभी पढ़ी नहीं है, मैं जानता भी नहीं। एक तो बड़ा फेमस है कि हनुमान जी गए और लंका में आग लगा के आ गए, लंका जला के आ गए। अब हनुमान जी जब लंका जा रहे थे, तो समुद्र के रास्ते जब जा रहे थे, तो राक्षस ने उनका रास्ता रोका। राक्षस ने कहा, हम आपको खाएंगे। तो हनुमान जी ने अपना कद बड़ा कर लिया उनके मुंह से ज्यादा कि अब तुम नहीं खा पाओगे। तो राक्षस ने अपना कद बड़ा कर लिया और बड़ा मुंह खोल लिया कि राम खा लेंगे। ये जो संदर्भ है, ये आपको ईगो दिखाता है। तो हनुमान जी ने क्या करा कि हम ईगो से नहीं जीत सकते, हम हाई हैंड से नहीं जीत सकते इनसे, क्योंकि हमारा उद्देश्य दूसरा है कार्य करने का। तो हनुमान जी ने अपनी ईगो कम कर ली। उन्होंने अपना साइज बहुत, शरीर का साइज बहुत सूक्ष्म कर लिया, बहुत छोटा कर लिया, और उस राक्षस के मुंह में जाके टहल के वापस आ गए कि आपकी बात भी रख गई, हमारी बात भी रख गई। अब कृपया हमें रास्ता दीजिए, क्योंकि हम प्रभु श्री राम के कार्य पे माता सीता को ढूंढने जा रहे हैं। इस संदर्भ में छोटा सा जो चीज समझ में आती है कि पहले आपने हाई हैंडेडनेस यूज करके अपनी ताकत दिखाई, पर क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव बहुत लंबा है और बहुत बड़ा है और राष्ट्र के लिए है, तो आपने अपना कद थोड़ा छोटा कर लिया और उनको भी थोड़ा सा सम्मान दे दिया, जो जिसकी भूख उन्हें थी। जब हनुमान जी लंका पहुंचे, तो लंका जलाने से पहले उन्होंने विभीषण का घर सुरक्षित कर दिया था, क्योंकि विभीषण वो चाबी थी जो रावण से युद्ध में जिता सकती थी। ये प्रभु श्री राम जानते थे। 2014 में, 15 में, आपको क्या लगता है कि मोदी जी को चाय पीने की पाकिस्तान में शौक चढ़ा था, जो हवाई जहाज को उतार लिया और पाकिस्तान में चाय पीने पहुंच गए? और उसके बाद वही नवाज शरीफ आज कहां बैठे हैं? लंदन में बैठे हैं, सुरक्षित हैं। तो लंका जलाने से पहले विभीषण को सुरक्षित कर दिया गया। और ये लंका, क्योंकि भारत के लिए लंका आज के संदर्भ में अगर देखा जाए, तो वो पाकिस्तान ही है, वही रावण है। दूसरा संदर्भ मैं आपको समझाता हूं, जो इस मीटिंग से डायरेक्टली रिलेटेड है। जो लोग बोलते हैं यू टर्न ले लिया और झुक गए, टूट गए, ब्ला ब्ला। जब प्रभु श्री राम रावण से लड़ाई लड़ने जा रहे थे, तो युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले भगवान श्री राम ने बाली पुत्र अंगद को रावण के दरबार में भेजा, दूत बना के। विभीषण ने कहा, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण नाराज हो गए, आप ये क्या कर रहे हैं? हार मान रहे हैं, झुक रहे हैं, टूट रहे हैं, डर गए हैं। सबके मन में एक संदेह था। रावण की तरफ से सब हंस रहे थे
कि राम तो हार गया, डर के मारे अपना दूत भेज रहा है। अंगद दरबार में गए, दरबार में उनका मजाक उड़ाया गया, धमकाया गया। तो अंगद ने कहा, हे रावण, मैं अपना पैर जमीन पे जमाता हूं। आपके जितने भी शूरवीर महापराक्रमी योद्धा यहां बैठे हैं, अगर वो मेरा पैर उठा देंगे तो मैं भगवान श्री राम का दूत के हैसियत से आपको वचन देता हूं कि भगवान श्री राम अपनी हार मान लेंगे। अंगद ने पैर जमाया, सारे शूरवीर ने तैयारी करी, सबने पैर उठाने की कोशिश करी, कोई नहीं उठा पाया। मेघनाथ तक नहीं उठा पाया, जो उसको काफी वरदान प्राप्त थे। अंततः रावण आया अंगद का पैर उठाने के लिए। तो जैसे ही रावण झुका, रावण का मुकुट अंगद के पैर पे गिरा, दूध के पैर पे, जिसको अंगद ने लात मार के प्रभु श्री राम के चरणों में पहुंचा दिया और अपना पैर उठा के स्वयं बोला, हे रावण, मेरा जो ये करने का था, मकसद था, वो आपके शूरवीरों को ये दिखाना था कि आप में कितनी ताकत है। मैं आपको झुकाना नहीं चाहता था। 24 जून की मीटिंग में भी कुछ यही हुआ, जहां ईगो को कम करके मोदी जी ने संवैधानिक रास्ते से, संविधान के हिसाब से रजिस्टर्ड पार्टियां, जो इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंस्टीट्यूशन है, उसमें जो रजिस्टर्ड कंपनी है, उनको बुला के वार्तालाप करी। 3.5 घंटे की वार्तालाप करी। कोई मजाक नहीं है, प्रधानमंत्री 3.5 घंटे अगर बैठ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये अंगद का जो प्रकरण है रामायण में, उसका पुनः मंचन हुआ है? आपने 370 के हटाने के बाद अपना हाई हैंड दिखाया, नजरबंद किया, उनको यह दिखाया केंद्र सरकार क्या कर सकती है। लेकिन अब आपने संवैधानिक रास्ता इस्तेमाल करा, क्योंकि कल की मीटिंग का उद्देश्य कश्मीर नहीं था। कल की मीटिंग का उद्देश्य जो वैश्विक पटल है वो था, और भारत था। कैसे? अगले महीने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चुनाव हैं। उन चुनावों की वैधता को कम करने के लिए, क्योंकि भारत तो उसे कभी रिकॉग्नाइज करेगा नहीं, और रोकना हम चाहते नहीं, रोकेंगे हम है नहीं, तो वर्ल्ड स्टेज पे उसकी वैधता को कम करने के लिए हमें दुनिया को यह बताना था कि भारत संविधान के हिसाब से चलने वाला एक राष्ट्र है, ना कि एजेंडा के हिसाब से। दूसरी बात, कल की मीटिंग में 370 का जिक्र नहीं हुआ। इसको बताने से पहले एक प्रकरण और बता देता हूं, छोटा सा, जो पिछले 10 दिन में हुआ है। जब 370 हटी थी तो कांग्रेस पार्टी के विभिन्न नेताओं ने, बड़े नेताओं ने 370 हटाने का विरोध किया था, और जब 370 का डिस्कशन पार्लियामेंट में हुआ था तो उन्होंने पार्लियामेंट का बॉयकॉट करा था।
अब जब हटने के बाद कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस पे सवाल उठाए, उनको फिर करने की बात करी, तो किसी ने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उन नेताओं की बात का कोई वजन नहीं था। तभी बड़ी चतुराई से कहीं से दिग्विजय सिंह प्रकट हुए और उन्होंने 370 पे अपना बयान देके कांग्रेस के लिए आगे कुआं पीछे खाई खोद दी कि या तो अब आप 370 का बहिष्कार करो या आप 370 का समर्थन करो। दिग्विजय सिंह जब भी कोई बात बोलते हैं तो वो इतिहास बनती है। दिग्विजय सिंह का ये स्टेटमेंट या ये वीडियो आने वाले वर्षों में भी लोग सोशल मीडिया पे शेयर करते रहेंगे। जैसे कि मैंने कई बार इस बात को बोला है, जो आरएसएस की साजिश नाम की किताब उन्होंने लॉन्च करी थी 26/11 के बाद, अगर उस किताब में लॉन्च में दिग्विजय सिंह की तस्वीर नहीं होती तो क्या इतने सालों से हर साल 26/11 की वर्षगांठ पे हम उस पिक्चर को शेयर करते? और उस पिक्चर को आज हम जब शेयर करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि 26/11 का कांग्रेस को समर्थन था। बहुत गहरी बात है, समझने के लिए शांत मन चाहिए, गहरी सोच चाहिए। 22 होके एक तरफ का फेवर करके आप ये बात नहीं समझ सकते। तो इस मीटिंग से पहले दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के लिए आगे कुआं पीछे खाई खोद के चले गए और फंसा के चले गए। अब जब मीटिंग में और किसी पार्टी ने बात नहीं करी, क्योंकि सब अब कंफ्यूज्ड हो गए थे, 370 की बात किसी ने नहीं उठाई और किसी ने ना उठा के, क्योंकि ये मीटिंग संवैधानिक रूप से बुलाई गई थी, संवैधानिक पार्टियों से बुलाई गई थी, 370 हमेशा के लिए, 35 से हमेशा के लिए इतिहास में दफन हो गई। इस मीटिंग का पहला सिग्निफिकेंस। अब ये पार्टियां बाहर जाके भी नहीं बोल सकती कि हम चाइना को लाएंगे 370 हटाएंगे, या पाकिस्तान से बात करो 370 लाओ, 370 पहले इंस्टेट करो उसके बाद हम बात करेंगे। 370 35 से हमेशा के लिए दफन हो गई। ये इस मीटिंग का पहला अचीवमेंट। दूसरा अचीवमेंट, मीटिंग का दूसरा पॉइंट था जिसको बहुत मीडिया ने बात करी, दिल और दिल्ली। आपने भी सुना होगा दिल और दिल्ली की बात, प्रधानमंत्री ने कहा दिल और दिल्ली की दूरी कम करनी है, ब्ला ब्ला। प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री का दिल और दिल्ली कहने का अर्थ जो था वो ये था कि हर बार दिल्ली, पिछले 70 सालों से दिल्ली कश्मीर का दिल जीतना चाहती थी, कश्मीर के पार्टियों का दिल जीतना चाहती थी, ताकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बने औपचारिक रूप से और सारी सारी चीजें नॉर्मलाइज हो। कल की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने जो बात कही अपने कुशलता पूर्वक शब्दों से या कहने के अंदाज से, वो ये कही कि अब दिल्ली को जीतना है। दिल्ली नहीं आ रही है तुम्हारे पास जीतने तुम्हारा दिल, अब तुम्हें दिल्ली का दिल जीतना है। यानी तुमने हमारा हाई हैंडेडनेस देख लिया, तुम होगे बहुत बड़े तोपची, तुम बड़ी पार्टी रिप्रेजेंट करते हो, तुम्हें जब हमने अरेस्ट करा, नजरबंद करा, तो 500 लोग भी तुम्हारे समर्थन में खड़े नहीं हुए। और सब कुछ होने के बाद, फौज होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, डीडीसीए के चुनाव में 90% वोटिंग हुई। मोदी को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब
दिल जीतने की जिम्मेदारी आपकी है। यानी भारत विरोधी बयान, कश्मीर विरोधी बयान, पाकिस्तान समर्थक बयानबाजी बंद करनी पड़ेगी। और जब आप बंद करेंगे तब हम इलेक्शन करेंगे, और जब इलेक्शन हो जाएंगे और हम आपका कंडक्ट देखेंगे इलेक्शन के बाद, तब हम डिसाइड करेंगे कि कश्मीर को स्टेटहुड देना है या नहीं। बहुत से मित्र हैं सोशल मीडिया पे हमारे जम्मू के, मतलब फिर वही बात, सब इंटेलेक्चुअल हैं, बड़े-बड़े लोग हैं। हम तो उनको कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन सोच मेरी ऐसी है कि जितने ये लोग जम्मू को ये बोल रहे हैं, जम्मू को कश्मीर से अलग कर दिया जाएगा, ट्राई स्टेट बन जाएगा, मेरा उनको हाथ जोड़ के एक बहुत विनम्र निवेदन है, सपने देखना बंद कर दो। आप जम्मू को अलग करने के पीछे आपकी शुद्ध राजनीति ये है कि आप पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में आओगे, कोई चीफ मिनिस्टर की कुर्सी देख रहा है, कोई मंत्री की कुर्सी देख रहा है, आप सपने देखने बंद कर दो। अभी फिलहाल अगले 5-6 साल जहां तक मेरी नॉलेज जाती है, जम्मू कश्मीर रहेगा और लद्दाख रहेगा, जम्मू अलग नहीं होगा। तो मोदी जी ने कल की मीटिंग में चुनाव का वादा किया, और चुनाव के कंडक्ट पे देखने का के बाद यह डिसाइड था कि हम इसमें स्टेटहुड देंगे। तो यानी कोई डेट फिक्स नहीं हुई है। Now it is the onus of these political parties in Jammu Kashmir to prove to central government that they deserve, they are not demanding. It is not about right. They deserve to have a state. And for that, you have to prove your worth to run the state. भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में नहीं है कहीं, तो आएंगी तो यही पार्टियां चुनाव लड़ेंगी ना, पीडीपी लड़ेगी, एनसी लड़ेगी, और जो हिंदू पार्टियां हैं कुछ, और वो जो अल्ताफ बुखारी की पार्टी है, वही सब लड़ेंगे। तो आपने ओनरशिप, कश्मीर की शांति बनाए रखना और कश्मीर को पाकिस्तान के हाथ में ना जाने देना, और वहां पर राजनीतिक रोटियां पाकिस्तान की सिकने ना देने की ओनरशिप इन पार्टियों के हाथ में दे दी है। तीसरी बात, कल की मीटिंग में यह डिसाइड हुआ सभी पार्टियों का कि कश्मीर के हिंदू जो विस्थापित हुए थे, जिसमें बहुत सारे कश्मीरी पंडित हैं, उनको वापस कश्मीर में बसाया जाएगा। मतलब कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं का कश्मीर वापस जाने का रास्ता बिल्कुल क्लियर करा गया है पॉलिटिकल फ्रंट पे, और इसकी भी ओनरशिप कश्मीर की पार्टियों को दी है, ताकि कश्मीरी हिंदुओं की जब वो वापस लौटें तो उनकी सुरक्षा निश्चित हो। बहुत बड़ी बात है ये। उसके बाद जो एक पॉइंट डिस्कस हुआ, जो पॉइंट पे हुआ, वो ये था कि जो कश्मीर के डोमिसाइल हैं, चाहे वो किसी भी मजहब धर्म के हों, उनको कश्मीर में नौकरी मिलेगी। यानी कल तक जो कश्मीर की सरकार में एक चुनिंदा कम्युनिटी को नौकरी देने का प्रावधान नहीं था,
एक तो वो रास्ता खुला, दूसरा ये खुला कि प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो कश्मीर में अब जाएंगी और नौकरी की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था करी जाएगी, जो कि हर कश्मीरी नागरिक को मिलेगी। अब ये सारी बातें तो कोई नई बात नहीं है, ये पहले की भी बात है। बीजेपी की सोच ही ऐसी है, बीजेपी का पहले दिन से कार्य ही ऐसा है। लेकिन आपने कमरे में कांग्रेस सारी सरकारों को बिठाल के उनके कंधे पे बंदूक रख के चला दी और उनका एग्रीमेंट ले लिया। आपको क्या करना पड़ा? आपको थोड़ा-सा झुकना ही तो पड़ा ना, थोड़ा-सा अपना कद कम करना पड़ा, सब मिले। लेकिन आप कल की फोटो देख लीजिए, जिनको नजरबंद करा था वो भी नजर झुका के मोदी जी को प्रणाम कर रहे थे। तो एक तुलसीदास का वो दुआ है ना, भय बिन होए ना प्रीत। तो पहले आपने भय दिखाया, फिर प्रीत हुई और अब सारी ओनरशिप कश्मीर के डेवलपमेंट की आपने इन लोगों को मार दी। जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट इसका क्या हुआ कि जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं, अब वो पाकिस्तान को खुल के ठोकेंगे। कल की मीटिंग के बाद जो पाकिस्तान से 370 पे डोजियर बना के शाह महमूद कुरैशी दुनिया भर में घूमते रहते थे, मोदी सरकार ने उस पे ढक्कन लगा दिया और ढक्कन नहीं लगाया, सील कर दिया उसे। जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा था वो अब खत्म हो गया। मुस्लिम राष्ट्र आपके साथ खड़े हो गए। कहने का, अब मुझसे ये मत पूछना, डेट मत पूछना, बहुत सारे लोग मेरे को डेट पूछते हैं, समय पूछते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन कल की मीटिंग के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का रास्ता तैयार हो गया और उस पे पहला कदम बढ़ा दिया गया। और पहला कदम बढ़ाने के लिए जरूरी था कि जो ठेकेदार हैं, चाहे वो किसी कम्युनिटी के हों, चाहे वो मीर वाइज हो, चाहे वो यासिर मलिक हो, गिलानी हो, इन सबको आपने नलिफाई करा। इन सब की क्रेडिबिलिटी, प्रासंगिकता आपने खत्म कर दी। पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट आपने टोटली खत्म कर दिया। और अब आप, जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में, लीड बाय एग्जांपल। A strong democratic nation which values the democratic values of the country written down in the constitution is following the path, and we will take the POK in time to come. POK will be part of India. देखो, हिंदुओं के साथ पता है प्रॉब्लम क्या है? एक बहुत वरिष्ठ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, बड़ी इज्जत है, उन्होंने एक बार कहा था कि अगर मोदी जैसा नेता मुसलमान का होता, मुसलमानों का होता, तो हम अपना सर कटा देते, लेकिन सवाल नहीं करते। हम सवाल करते हैं। देखो, दुनिया में पूजा शक्ति की होती है। दिल्ली में औरंगजेब रोड है, और हिंदू मुस्लिम से मत लो, दिल्ली में औरंगजेब रोड है, लेकिन राणा सिंह रोड नहीं है। क्यों? राणा सिंह औरंगजेब से हार गए थे। पूजा उसकी होती है जिसकी शक्ति होती है। हिंदुओं की जरूरत है कि हमें दुश्मन नहीं गिनने, हमें कुरान, हदीस, फतवा, आलमगीर नहीं पढ़ना है। हमें अपने रामायण और गीता पढ़ने हैं और अपने आप को मजबूत करना है, अपने आप को यूनाइट करना है। शक्ति तभी आएगी जब आप यूनाइट होगे, और शक्ति का सही प्रयोग आप तब करोगे जब आप डर के यूनाइट नहीं होगे, बल्कि उत्साह पूर्वक गर्व करके, अपने अपनी विरासत पे गर्व करके यूनाइट होगे। बहुत सारे लोग हैं
बोलते हैं मोदी ने ये नहीं करा, हिंदुओं के लिए वो नहीं करा। एक छोटी-सी चीज़, क्षमा कीजिए पर मैं महाभारत और रामायण का विद्यार्थी हूँ, तो मैं वही समझा सकता हूँ जो मेरा छोटा-मोटा ज्ञान है। द्रौपदी स्वयंवर हुआ, तो उसमें अर्जुन भी पहुँचे, द्रौपदी के स्वयंवर में। भगवान श्री कृष्ण तो वहाँ थे ही। तो जब अर्जुन का नंबर आया मछली की आँख में तीर साधने का, तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करा और बोले, प्रभु मेरी सहायता करना। तब भगवान कृष्ण का जो अर्जुन को उद्देश्य था, वो कुछ इस प्रकार था कि हे अर्जुन, मछली की आँख में तीर साधना तुम्हारा कर्म है। जो तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारे मस्तिष्क संतुलन, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी साधना पे टिका हुआ है। कर्म तुम्हें करना है और जो तुम कर्म करोगे उस हिसाब से तुम्हें फल मिलेगा। लेकिन कर्म करने के लिए एक, ताकि तुम विचलित ना हो, अपना कर्म ठीक से कर पाओ, उसके लिए जो वातावरण है वो मैं बना सकता हूं। यानी मछली की आंख में तीर मारना तुम्हारा कर्म है जो तुम्हें करना है, लेकिन जिस पानी में देख के तीर मारना है उस पानी को स्थिर मैं कर दूंगा ताकि तुम्हारा निशाना भटके ना। तो जब मतलब इसके लिए मुझे गोली मार देना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ये बात कहने के लिए। तो जब नरेंद्र मोदी पशुपति नाथ के बाहर निकलते हैं, भगवा पहन के, रुद्राक्ष डाले, चंदन लगाए, आरती लिए, काशी विश्वनाथ के बाहर निकलते हैं, केदारनाथ में गुफा में मेडिटेशन करते हैं, तो मोदी एक तरह से आपसे ये कह रहे हैं कि कर्म आपको करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट मैं बना रहा हूं। हमारी दिक्कत ये है कि हम अपने बेडरूम में, लिविंग रूम में बैठ के ज्ञान पेल देते हैं कि मोदी कुछ नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। भारत का प्रधानमंत्री है, वो 135 करोड़ का प्रधानमंत्री है, 90 करोड़ का प्रधानमंत्री नहीं है। और प्रधानमंत्री का कार्य करने का तरीका, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, भारतीय संविधान के हिसाब से उसके कार्य करने के तरीके को आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री के कार्य करने के तरीके से नहीं बराबरी कर सकते, क्योंकि राज्य का मुख्यमंत्री विश्व का जवाबदेही नहीं होता है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री विश्व को भी जवाब देता है और जवाबदेही होती है उसकी, क्योंकि भारत एक कनेक्टेड राष्ट्र है, कोई आइसोलेटेड नेशन नहीं है। 135 करोड़ के देश को चलाना मजाक बात है क्या? तो कल की मीटिंग में जो कुछ भी हुआ वो अति उत्तम था, बहुत स्ट्रेटेजिक था। जहां लोगों की सोच खत्म होती है वहां से मोदी की शुरू होती है। और कल की मीटिंग में जो ऑब्जेक्टिव अचीव करे गए वो एक तरह से बिना बंदूक की गोली चलाए युद्ध जीतने से कम नहीं है। गायत्री जी, यही था मेरा। मैं बोलना जाऊंगा तो फिर तो रात तो बहुत हो जाएगी, लोग भी बोर हो जाएंगे। जी आप सर। सवाल पूछ लीजिए। जी, मेरे पास जो कुछ सवाल है वो ये है कि गुलाम नबी आज़ाद कब से कश्मीरी पंडितों के शुभचिंतक हो गए? देखो, राजनीति में जैसे लोग बोलते हैं ना कि जेल में डाल दो, केस कर दो, लटका दो, फांसी दे दो,
राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है और राजनीति में कोई दोस्त भी नहीं होता है। और जो राजनीति में दुश्मन और दोस्त मान के काम करते हैं वो फिर वेंडेटा पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं। और पिछले 15-20 साल से मोदी के जितने भी राजनीतिक सफर रहा है उनको कुछ भी बोलो आप, लेकिन वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं बोल सकते। तो जब राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद जी को विदा करने का वक्त आया था और मोदी इमोशनल हो गए थे, तो बड़े लोगों ने, हमारे जो मित्र लोग हैं रायता विंग के, उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया था। जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल यूट्यूब पे बैठे हुए हैं उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया था, लेकिन मोदी ने उस दिन बहुत बड़े दाने डाले थे और उन दानों का असर अब दिख रहा है। क्या गुलाम नबी आजाद ने 370 की बात उठाई मीटिंग में, जिसको राहुल गांधी और सारे और सैफरन सोज और जितने भी कश्मीरी नेता हैं कांग्रेस के, सुरजेवाला हो गए, अभिषेक मनु सिंघवी हो गए, कपिल सिब्बल हो गए, इन सब ने बात उठाई है, राहुल गांधी ने भी उठाई है और दिग्विजय सिंह ने भी उठाई है, लेकिन क्या गुलाम नबी आजाद ने उठाई? तो देखिए, बहुत सी चीजें राजनीति में जो होती हैं, कुशल राजनीतिक वो होता है जो सांप सीढ़ी ना खेल के शतरंज का खिलाड़ी हो। जी जी, बिल्कुल सही सर। अभी जब मीटिंग से बाहर निकल के आई महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्लाज, महबूबा मुफ्ती का एक स्टेटमेंट आया कि जब हम तालिबान से बात कर सकते हैं तो हम पाकिस्तान से क्यों नहीं बात कर सकते कश्मीर मुद्दे पे। जब हम तालिबान से बात कर सकते हैं तो हम कश्मीर मुद्दे पे पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर सकते। महबूबा मुफ्ती की, देखिए क्या होता है कि मैंने क्या बोला कि कुछ आदतें धीरे धीरे जाएंगी। उनको अंदर समझा दिया गया है कि अगर आपको आगे इलेक्शन देखना है, स्टेटहुड देखना है, तो आपको अपने रास्ते बदलने पड़ेंगे। और ये बहुत क्लियर शब्दों में बता दिया गया है। कोई भी नेता बाहर निकल के ये नहीं बोलेगा कि अंदर उसकी कितनी बजाई गई है। और मैं आपको लिख के दे सकता हूं, जितना मैंने समझा है कि अंदर प्यार से बजाई गई है, बहुत प्यारे प्यारे शब्द इस्तेमाल करके, बटर नाइफ यूज करके अंदर जो कटाई हुई है, छटाई हुई है, वो बहुत प्यार से हुई है। तो कुछ आते धीरे धीरे जाएंगी इन चीजों का, क्योंकि महबूबा मुफ्ती को भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी संभालनी है। अब आप इसका रिपरकशन अगर देखो तो पाकिस्तान से बात करना महबूबा मुफ्ती ने बोला, लेकिन 370 की बात उठाई नहीं। अगर आप पाकिस्तानी चैनल देख लीजिए आज की डेट में, तो ये पॉइंट, जो 4-5 पॉइंट मैंने बताए कल की मीटिंग में, ये भारतीय मीडिया में कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, ये पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रहा है कि मोदी ने बिना गोली चलाए, बिना लड़े एक लड़ाई जीत ली। और ये जितने फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद वगैरह हैं, ये सब दलाल बन के रह गए। तो इनका क्लासिफिकेशन दलाल हो चुका है। जी, पाकिस्तान के लोग ये बोलते हैं, जो उनके इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो उनके जर्नल हैं, पॉलिटिकल, अब पॉलिटिक्स में आ गए जर्नल्स वगैरह, जो उनके डिप्लोमेट्स वगैरह भी बोलते हैं कि हुर्रियत को ना बुला के इस मीटिंग की लेजिटिमेसी नहीं है। अब भारत दुनिया को ये बोलेगा हुर्रियत कौन? हमने तो डीडीसी के चुनाव कराए थे, हुर्रियत ने उसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं करा? अगर हुर्रियत कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट करता है तो फिर उस इलेक्शन, नगर पालिका के इलेक्शन में और जो ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए उनमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं करा? उसमें अपने कैंडिडेट क्यों नहीं खड़े
करे और उनके कैंडिडेट खड़े ना करने के बाद 90% वोटिंग कैसे हो गई? तो भारत तो संविधान से चलता है, क्या रिजल्ट हुआ इसका? जी। आपने एक झटके में पाकिस्तान को, हुर्रियत को, ठेकेदारों को खत्म कर दिया ना। आप एक झटके में आपने 370 कब्र में गाड़ दी हमेशा के लिए। आपने एक झटके में कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना लिया और 3.5 घंटे की मीटिंग में आपने अपना पहला कदम पीओके की तरफ बढ़ा दिया। पॉइंट टू बी नोटेड, पीओके की तरफ कदम बढ़ा दिया। द बेस्ट लाइन एक्चुअली, वन ऑफ द बेस्ट लाइन्स आई वुड से। आप देख लीजिएगा, ये पीओके की तरफ जी। पहला कदम बढ़ गया है। और पॉलिटिकल जी। देखो, मोदी का काम करने का तरीका, हम बंदूक रखते हैं अलग है। लेकिन हम शास्त्र भी रखते हैं। तो हम शास्त्र से कोई चीज सॉल्व जी। करने में ज्यादा बिलीव करते हैं। नहीं मानोगे तो उसके लिए तो बंदूक। देखो प्रॉब्लम क्या है, लोगों की समझ में नहीं आता। पाकिस्तान हमारी प्रॉब्लम नहीं है भाई। भारतीय फौज 20 मिनट के अंदर पाकिस्तान खत्म कर सकती है। होगा उनके पास न्यूक्लियर बम, हो जो भी हो। भारत की असली प्रॉब्लम चाइना है। और ये बात दो बिल्कुल लोगों ने सही, बोली है। चाइना। गुरुजी गोलवालकर जी ने बोली है और दूसरी बात बोली है जॉर्ज फर्नांडिस ने, जब वो रक्षा मंत्री थे और नॉर्थ ईस्ट में लद्दाख के एरिया में एलएसी पे दौरे पे गए थे, तब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम चाइना है। प्रॉब्लम ये है भारत में और हमारे आदरणीय तथाकथित बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल, यूट्यूबर्स, कि हमने एक चश्मा लगा रखा है जिसमें हमें हर चीज हिंदू और मुसलमान दिखाई देती है। हमें यह लगता है कि हम बताएंगे कि कुरान में कहाँ काफिर लिखा है, कितना वायलेंस है, क्या है हदीस में, क्या है फतला आलमगीर में, क्या है, वो क्या रूल थे दिल्ली को और भारत को रूल करने के, लोग डरेंगे। उनसे सोल्यूशन नहीं निकलना है भाई। आप एकेडमिक नॉलेज के लिए पढ़िए, स्वागत है आपका, पढ़ना भी चाहिए, दूसरा कल्चर भी जानना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो आपकी ये बहुत बड़ी भूल है। पूजा शक्ति की होती है और शक्ति संगठन से आती है। और शक्ति का सही इस्तेमाल तब होता है जब मन में उत्साह होता है, उमंग होती है, उम्मीद होती है। जब भय होता है ना, तो शक्ति नहीं आती। आप संगठित तो हो जाते हो लेकिन शक्ति नहीं आती। शक्ति तभी आती है जब आप संगठित हो, लेकिन उम्मीद के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ। भय के साथ जब आप संगठित होते हो तो शक्ति आपके पास में नहीं आती। जी। एक जो इसमें एक जो सबसे लोगों ने भी और बहुत सारे टीवी चैनल्स ने भी जो मेन चीज मिस की, डेफिनेटली कश्मीरी पंडित वाला टॉपिक में एक बार अभी दोबारा उठाऊंगी, मे बी विल वाइंड अप फास्ट। एक उन्होंने सीक्वेंस डिसाइड किया हुआ है। आपको स्टेटहुड तब मिलेगा जब ये वाले क्राइटेरियाज फुलफिल होते हुए चलेंगे। जी इट विल नॉट बी कि भाई आज आपने मांगा, आपको 2 महीने बाद स्टेटहुड मिल जाएगा। नहीं होगा। So your conduct will be observed, it will be marked on certain parameters. आपका आज का कंडक्ट देखा जाएगा, समझा जाएगा, उस कंडक्ट के बेस पे इलेक्शन किए जाएंगे। इलेक्शन के बाद जो पार्टियां जीतेंगी, सरकार बनाएंगी, उनका कंडक्ट मॉनिटर करा जाएगा और उसके बाद आपको पूरा स्टेट आपके हाथ में दिया जाएगा। तो हमने अपना जो हमारा पैरामीटर शुरू से था कि अब हम यूटी बना रहे हैं और उसके बाद हम एक दिन इसको स्टेट भी बनाएंगे, उससे हम अलग नहीं हटे। लेकिन हमने इस सारी चीजों को साबित करने का और अचीव करने का ओनरशिप कश्मीर की संवैधानिक पार्टीज जो हैं, जो भारत के इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं, उनके कंधों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी।
जी। तो अगर मैं समराइज़ करूँ 4-5 पॉइंट्स में, हमने कश्मीरी पंडितों को इसलिए नहीं बुलाया, या इट वाज़ नॉट डायरेक्टेड कि नहीं बुलाया, इट वाज़ बेसिकली सिर्फ़ उन लोगों को बुलाया गया जो रजिस्टर्ड थे इलेक्शन कमीशन में। सो इट वाज़ जी, मोर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज़ देन अ पर्सनल एक्सरसाइज़। कि बाय एग्ज़ैक्टली। चॉइस नहीं, दैट इज़ किसी द मेन किसी लाइन की व्हिच ऑल दे द मीडिया गायत्री चैनल्स आर जी, मिसिंग। गायत्री जी, ना नरेंद्र मोदी की, ना मेरी, ना आपकी, ना किसी की भी कश्मीरी हिंदुओं के लिए, और मैं पंडित नहीं बोलता हूँ, मैं हिंदू बोलता हूँ, क्योंकि कश्मीरी 90 हिंदू। में एक्सोडस जो हुआ था उसमें केवल पंडित नहीं आए थे, हाँ उनकी संख्या ज्यादा थी, उसमें हिंदू थे। तो कोई भी हो, मोदी हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो भारत का नागरिक, हम में से कोई भी कश्मीरी हिंदुओं के अगेंस्ट नहीं है। जी। और कश्मीरी हिंदू नरेंद्र मोदी के से ज्यादा या डोभाल से ज्यादा किसके मन में होंगे, जिन्होंने मिलिटेंसी के टॉप पीक के टाइम पे लाल चौक में जाके झंडा फहराया था और राजनीति में आने से पहले 370 के लिए लड़े हैं, तब से लड़ रहे हैं। तो ये कहना कि मोदी को कुछ आता नहीं है, मेरे ख्याल से आप मोदी पे कीचड़ नहीं उठाल रहे हो, आप अपनी मूर्खता, अज्ञानता और अपनी हठ धर्मिता को प्रदर्शित कर रहे हो, और कुछ नहीं। मजाक के पात्र आप बन रहे हो, मोदी नहीं। जी। जी। तो सर थैंक यू। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि आई थिंक बहुत लेट हो गया। कुछ एक क्वेश्चंस डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है, बट आई थिंक इट्स ले बीन अ वेरी लीजिए, लॉन्ग वो सेशन। क्वेश्चन ले लीजिए। सर मैं उनको मिस भी कर चुकी हूँ, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू थैंक लॉक मुंद्रा शर्मा जी एंड अभिषेक मांगुटकर जी को। दे हैव मेड सम कंट्रीब्यूशन। थैंक यू सो मच कि आप लोगों को शो पसंद आया। देयर वर सम क्वेश्चंस, आई विल इग्नोर ऑल द क्वेश्चंस ऑन बंगाल क्योंकि बंगाल हम कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। और शायद सर जो एक पॉइंट है, अगर बंगाल में बीजेपी जीत भी जाती, मैं बहुत सारे दर्शकों के लिए बोल रही हूँ, तो जितनी हिंसा अभी हो रही है उससे शायद डबल या ट्रिपल होती। दिस इज व्हाट द लोकल्स टेल, दिस इज व्हाट द लोकल्स से, मैंने कि ये अगर अभी चीज वो जीत भी जाते बीजेपी, तो बैकलैश शायद इससे ज्यादा ही होता, मैंने इससे कम नहीं होता। मैंने एक वीडियो में, शायद आप ही के साथ करता हूं क्योंकि इसलिए मैंने बताया भी था कि बंगाल का इतिहास वॉयलेंस पे टिका हुआ है, आज का नहीं, हमेशा से। अगर भाजपा जीतती तो वॉयलेंस बहुत ज्यादा होता, और फिर आप सब फिर तलवार लेके मोदी के पीछे ही खड़े हो जाते। एक बहुत छोटी सी बात है जो मैं यहाँ समझाना चाहूंगा। बंगाल चुनाव के वक्त अंतिम 3 राउंड की कैंपेन से पहले मोदी जी ने अपनी रैलियां कैंसिल कर दी। बोला गया था कि कोरोना की वजह से मीटिंग कैंसिल करी जा रही है। ये एक परसेप्शन है। रियलिटी ये है कि उन 3 रैलियों का कोई भी प्रोडक्टिव इफेक्ट नहीं होना था। जैसे कि जब 2016 के बिहार के चुनाव हुए थे, तो अगर कुछ लोगों को याद हो, क्योंकि हमारी याददाश्त कमजोर होती है, मोदी जी ने एक रैली में बोला था, जहां से शुरुआत करी थी उन्होंने बोलना, डीएनए टेस्ट की। वो जो रैली में एक चीज बोली थी ना मोदी ने, डीएनए टेस्ट, उस दिन मेरे को पता चल गया था कि बिहार का चुनाव भाजपा नहीं जीत रही है। और मोदी जी ने जब 3 रैलियों को कैंसिल करा क्योंकि उसका प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं आना था, मुझे ये चीज क्लियर हो गई थी कि चुनाव नहीं जीतना है। लेकिन मैं भी एक इंसान हूं, मनोबल लोगों का नहीं तोड़ सकता हूं। मेरी अपनी भी टीम काम कर रही थी, तो हम अंतिम समय तक लगे रहे कि भाई हम तो जीतेंगे ही, जीतेंगे जीतेंगे। तो खैर वो अलग बात है, लोग बोलते हैं मैं फेल हो गया। और अगर आप मेरे को बिहार की बात नहीं मानते हैं तो मेरे ब्लॉग पड़ा हुआ है, मेरे ब्लॉग पे ब्लॉग पोस्ट पड़ी हुई है बिहार के बारे में, और मैंने उसमें बड़ा साफ लिखा था। ये जिस दिन काउंटिंग हुई थी उसी दिन, उससे पहले का ब्लॉग है, मतलब रिजल्ट आने से एक दिन पहले का ब्लॉग है। मैंने लिखा था कि भाजपा जीतेगी नहीं, और अभी 5वां राउंड पेंडिंग है जो कि 1.5 साल में होगा।
और भाजपा सरकार बनाई। बिहार में एग्जैक्टली वही हुआ। बंगाल में चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत पानी बहना है, अभी आप देखते रहिए बंगाल में होगा क्या। जी, हमने सर गुपकर गैंग के बारे में बिल्कुल टॉपिक टच नहीं किया बिकॉज बहुत ही बड़ा गुपकर टॉपिक गैंग, था। देखो गुपकर गैंग में मोदी जी ने दरार तो डाल दी, जी क्योंकि एग्जैक्टली। महबूबा मुफ्ती ने एक चीज बोली, उमर अब्दुल्ला ने उन्हें काउंटर कर दिया, उनसे एग्री नहीं हुआ। तो गुप्कर गैंग की जो लेजिटिमेसी बनाने की कोशिश करी गई थी वो धाराशायी हो गई, और अब वही गैंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि कश्मीर में हर चीज नॉर्मलाइजेशन की तरफ आपकी जिम्मेदारी है, हम मॉनिटर करेंगे। यानी अब आपकी जिम्मेदारी है दिल्ली का दिल जीतने की। वो दिन गए जब दिल्ली कश्मीर में घुस के, कश्मीर में आके कश्मीरी पार्टियों का दिल जीतती थी। तो ये बहुत बड़ा जी बदलाव है, ये समझने की जरूरत है, और इसको समझने के लिए शांत मन और मतलब हिंदू मुस्लिम के चश्मे से ना देखें तो ज्यादा अच्छा, तभी समझ में आएगा। जी, नहीं आप जो कह रहे हैं गुपकार गैंग पे, जिस तरीके से जब वो उन्होंने आके बॉडी लैंग्वेज भी अगर हम ऑब्जर्व करें, महबूबा मुफ्ती एक तरफ पाकिस्तान का बोल रही थी, उधर वो एकदम ही साइड हो लिए थे कि हमें एज इफ कोई मतलब ही नहीं है, यू नो, वी डोंट हाँ तो वी हाँ डोंट एग्री देखिए विद ना, व्हाटएवर शी सेज। एकदम से वो तो एक ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल अलग-अलग खड़े हुए हैं, इवन तो साथ में खड़े आपने हैं बट अलग-अलग हैं। देखो गायत्री जी, क्या है इस मीटिंग से जो एक चीज और सामने निकल के आ रही है, वो ये आ रही है कि जो पार्टी जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वहां की पार्टी को, जो पार्टी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेगी और मानेगी और उस पे आचरण करेगी, वही आगे जाएगी। बाकी सब इतिहास में दफन हो जाएंगे, और हम दफन करने के लिए तैयार बैठे हैं, आपको एक मौका दो। तो मौका तो जी, मरने वाले से भी पूछा जाता है ना, बेटा तुम्हारा बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। जी, बिल्कुल सर। सर अब मैं देखो और हर चीज क्वेश्चंस को नहीं लूँगी दुश्मन लेके, क्योंकि देख पता है क्या होता है कि हम जो है ना इमोशनल हो जाते हैं, और हम इमोशनल होके बोलते हैं इन्होंने तो ये बोला था, वो बोला था, इनको हम बुला रहे हैं, मोदी झुक गया। अरे आप समझो भाई, आप लोग घर में बैठ के कमेंट मार रहे हो, जरा मोदी के चप्पलों में अपने पैर डाल के देखो, उनके जूते में पैर डाल के देखो, कांटे भरे पड़े हैं। जी, वो इंसान चलता कैसे है, वो इंसान अपने 130 करोड़ के देश को लेके चल कैसे रहा है। अरे कुछ नहीं तो आप ये सोचो, पिछले 7 साल में कितने बसों में बम फटे, ये कम ट्रू। अचीवमेंट है। जिस देश में हर हफ्ते बम फटता था कहीं ना कहीं, 7 साल में कहीं किसी बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में कहीं बम नहीं फटा, मंदिर में, बाजार में। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जी, बहुत बड़ा अचीवमेंट है अनडाउटली। सो सर थैंक यू सो मच, और कल के ऑपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। और वैसे आपके लिए बहुत कमेंट्स आए कि आप गॉगल्स में बहुत अच्छे लग रहे हैं, सो आई वुड से कि आई थिंक इट इज गुड यू कैन पुट ऑन द गॉगल्स, क्योंकि आपके एक तो आईज को प्रोटेक्शन भी रहेगी और लोगों को अच्छा भी लग रहा है आपका ये लुक नया अरे लुक। ये गॉगल वॉगल नहीं है, ये डॉक्टर ने दिए हैं, वो फ्री के डॉक्टर प्लास्टिक वाले प्रिस्क्राइब चश्मे। है। ठीक है, अच्छा सर, ये ओके, 2 रुपए वाले आई एम चश्मे टेक हैं जो डॉक्टर ने दिए हैं। जी सर, जी सर। But sir, get well soon, और whenever you're back and you're good, then we'll take it up again. जब भी आप बिल्कुल बेटर हो जाए। सो आने के लिए सो जय मच हिंद। थैंक यू सर। जय जय हिंद, हिंद। जय श्री राम। जय श्री। हमारे साथ है डॉक्टर गौरव प्रधान। एज यूजुअल सर के इतने सारे फैंस हैं कि मैं देख के बहुत खुश हो गई हूँ। जस्ट वन, आप बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट, मतलब बहुत सारे लोग नहीं, जो भी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, मुझे आपके कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब और शेयर चाहिए, बिकॉज दैट इज़ व्हाट बूस्ट्स मी अप। मेरा अपना प्रोफेशन है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, बट आई डू इट सो दैट बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि हो क्या रहा है दुनिया में, हमारे यंगस्टर्स को पता ही नहीं है। तो वो एक वो जागरूकता लाने के लिए, एक अनबाइस्ड व्यू लाने के लिए आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं ये
आप लोगों तक लेके आऊँ, बट प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. इट हेल्प्स अस, it helps me, boosts me, and it motivates me. So that is what, is the most encouraging factor. थैंक यू सो मच. और जय हिंद, जय श्री राम. हमें कल दोबारा एक नए मुद्दे पर आएंगे. शुभ रात्रि.